हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार अल्फ़ा फिजिक्स पे। तो बेटा सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग क्लास जो करने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो स्फेरिकल मिरर है या फिर प्रकाश के परावर्तन में बच्चों जो हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक अवतल होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने उसको डिस्कस कर रखा था। और हम लोगों ने बात की थी क्या, फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु से पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा की हम लोग बात कर रहे थे। उसमें जितने भी फैक्ट्स थे, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, और आपका पोल या ध्रुव, और सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, और रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर रखी थी। ठीक है, तो अगर अभी तक उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस क्लास को पहले देखेंगे और उसके बाद इस क्लास को अटेंड करेंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। हमने इस चैनल पे सारी क्लासेस का प्लेलिस्ट आपका बना रखा है। ठीक है, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, जो भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ से आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे फोकस बिंदु या फोकल पॉइंट की। तो अगर अभी आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज कराऊँ तो बच्चों यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण बना रखा है। अवतल दर्पण बेटा क्या होता है कि जिसके उभरे हुए तल या बाहरी सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं किसी ओपेक मटेरियल से या फिर अपारदर्शी माध्यम से, और उसके बाद जो प्रकाश का बच्चों परावर्तन होता है या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो अंदर या इनर सरफेस से होता है, दबे हुए भाग से होता है। तो इस तरह के बच्चों दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष हमने क्या बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों क्या होता है कि यह एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइंस है, जो किसी भी स्फेरिकल मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ऐसी काल्पनिक रेखा बच्चों जो किसी स्फेरिकल मिरर या फिर अवतल दर्पण को दो बराबर भागों में बांटती है, उस काल्पनिक रेखा या इमेजिनरी लाइन को बच्चों बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आगे हम बात करें तो पोल या ध्रुव की बात हमने कर रखी थी। पोल बच्चों या ध्रुव क्या होता है, यह इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस और अवतल दर्पण का या कॉनकेव मिरर का। ठीक, कॉनकेव बोल सकते हैं, कन्वेक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों के लिए सेम होता है। कि स्फेरिकल मिरर हम सिंपली यहाँ पर एक अच्छा वर्ड दें तो आप बोल सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है बच्चों उसका और प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष का कटान बिंदु जो होता है उसको अपन बोलते हैं ध्रुव या फिर पोल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो इतनी क्लास हम लोगों ने कर रखी थी ऑलरेडी। अपवर्तनांक वगैरह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर रखी है पिछली क्लास में, तो आप उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं स्पेशली फोकल पॉइंट या फिर फोकस बिंदु के बारे में कि यह क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि ऐसे हम आप अगर कोई ऑब्जेक्ट है बेटा और इन्फिनिटी या फिर अनंत पे रखा है, कोई इन्फिनिटी या ऑब्जेक्ट पे अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बेटा उससे जो आपकी प्रकाश आएगा, लाइट आएगी, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रीट होगा। कि अनंत का मतलब बहुत दूर होता है, जिससे फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी क्षमता से बाहर हो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी का मतलब बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उससे बच्चों जो प्रकाश आएगा वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, है कि नहीं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो आपतित किरण है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोर्स या स्रोत से आने वाली जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण, उसको बच्चों अपन बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर
यहाँ से मान लेते कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जहाँ पर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक बात है, बिल्कुल एक इधर से आ रही है एक इधर से, दो हमने कंसीडर कर रखा है, दो प्रकाश की किरण को हमने इंसिडेंट रे को क्या कर रखा है बच्चों, कंसीडर कर रखा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण या अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। अगर यहाँ पर हम बच्चों बात करें अवतल दर्पण की, तो ये बच्चों एक कन्वर्जिंग आपका मिरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ये क्या करता है बच्चों, किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करता है, ठीक बात है। और बेटा इसमें हम लोग हमेशा देखेंगे जब इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे आगे, तो इसके द्वारा रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है, ठीक है। और बेटा अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, कॉन्केव मिरर की बात करें, तो वहां पर क्या होगा कि उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, यानी अपसारी दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोकस बिंदु उस दर्पण का। इसको बच्चों हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बेटा यहाँ पर अवतल दर्पण होगा तो 100% ये जो दोनों आपस में आपतित किरणें हैं परावर्तन के पश्चात 100% रियल रूप में एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है कि जो दो आपतित किरण है टकराने के पश्चात किसी मिरर से, जो परावर्तित किरण है एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बेटा, ठीक है। तो चलिए अगर मैं बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा उत्तल दर्पण के लिए बनाऊं कि आप कैसे उसके लिए रे डायग्राम बना सकते हैं फोकल पॉइंट के लिए, फोकस बिंदु के लिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर बेटा हम लोगों ने एक कॉनकेव मिरर को कंसीडर कर रखा है, अवतल दर्पण को कंसीडर कर रखा है, ठीक है। अवतल दर्पण को कंसीडर कर रखा है और ये मुख्य अक्ष के समांतर दोनों आपतित किरण आ रही है। मुख्य अक्ष ये है बेटा, तो इसके समांतर आने के पश्चात दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात पुनः उसी सेम मीडियम में वापस चली गई, जिसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कि इफ एनी इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम infinity parallel to principal axis and after striking from concave mirror it seems to passes through a point which are located at the principal axis, then this point is called आपका focal point, ठीक बात है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा बच्चों हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स में। जब तक आपको रे डायग्राम बनाने नहीं आएगा बच्चों, आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। और रे डायग्राम अगर आप एग्जाम में आता है और रे डायग्राम के हेल्प से आप एग्जामिनर को समझाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत ज्यादा आप इम्प्रेस कर पाएंगे एग्जामिनर को, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों उत्तल दर्पण के लिए थोड़ा सा रे डायग्राम की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे आपको। तो रे डायग्राम आप जरूर बनाएं, ठीक बात है। चलो, यहाँ पर मैं अगर बनाऊं उत्तल दर्पण, ये है बच्चों हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर जिसके हमने इनर पार्ट को पॉलिश किया, अंदर वाले भाग को पॉलिश किया, तो हमारे पास बच्चों क्या बना, ये उत्तल दर्पण बना, ठीक बात है। और ये यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस आप बना लीजिए, यहाँ पर पोल को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, ध्रुव को। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विच आर लोकेटेड एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एंड फ्रॉम लाइट source coming from distant object is obviously parallel to principal axis। इसके समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक बात है। तो यहाँ से बच्चों समांतर हम दो आपकी किरण यहाँ पर कंसीडर कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ये प्रिंसिपल, क्योंकि आपका ये जरूर आप दिखाएं, जो आपका एरो है ना, वो एरो को जरूर दिखाएं, तभी पता चलेगा कि जो लाइट है वो किधर से किधर आ रही है। क्योंकि लाइट हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर
एक दूसरे से ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चों, वो अपसारी होता है यानी डाइवर्टिंग होता है, किरणों को फैलाता है। तो इससे जब टकराएगी किरण तो वापस जाएगी ऐसे, ये भी किरण जो होगी फैलेगी वापस जाएगी इधर। ठीक बात है। और इसको अगर मैं आगे बताऊं, यहाँ पर अगर आप आंख लगाकर देखेंगे तो लगेगा आपको ये जो आपकी किरण है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से आती हुई आपको प्रतीत हो रही है, और ये बच्चों आपका है फोकल पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप सही से बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो इसको आप सीधा बनाएंगे बिल्कुल। ठीक बात है ना। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आपको समझने वाली बात है बच्चों, ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर आपको एक समझने वाली चीज ये है कि बच्चों यहाँ पर जो आपकी किरण आ रही है ये वास्तविक रूप से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ से ये आई टकराने के बाद इधर चली गई और ये इधर आई टकराने के बाद इधर चली गई। तो यहाँ पर ये एक्चुअल आपका इंटरसेक्शन इसका नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें महसूस हो रहा है, हम सेंस कर पा रहे हैं कि जो रेज हैं ये आपस में एक दूसरे से इस पॉइंट से आते हुए, यानी सोर्स ये है, यहाँ पर स्रोत रखा हुआ है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है। दैट्स ऑल। तो इस तरह का जो इमेज का फॉर्मेशन होता है किसी भी मिरर के द्वारा, जिसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे को वास्तविक या रियल रूप से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं बच्चों। तो यहाँ पर या जो इमेज बनता है आपका वो वर्चुअल इमेज बनता है, दैट मीन्स आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक बात है, चलिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो आई होप फोकल पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फोकस दूरी के बारे में। फोकस डिस्टेंस, फोकस दूरी। फोकल लेंथ या फिर फोकल डिस्टेंस बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। फोकस दूरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपने रे डायग्राम बना रखा था, ये आपका स्फेरिकल मिरर है जिसको हमने बोला अवतल दर्पण। बेसिकली हम लोग अवतल दर्पण इसलिए बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आता है इससे, क्योंकि यहाँ पर रेज को आप रियल में इंटरसेक्ट करा पाते हैं। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चों, उसमें जो आपकी रेज हैं, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रे हैं, वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट उसको नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग हमेशा कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। ठीक बात है, चलिए। तो यहाँ पर बच्चों ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आपको दो रेज को कंसीडर करूं, एक ये है एक ये है, दोनों साइड से प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये इंटरसेक्शन के बाद यहाँ पर मिली, और सॉरी रिफ्लेक्शन के बाद, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। और बच्चों इधर कहीं इसके आसपास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी जो होगा बियॉन्ड द फोकल लेंथ होगा, इधर होगा। तो बच्चों जो डिस्टेंस होगा फोकल पॉइंट और पोल के बीच का, इसको अपन बोलते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एफ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बात है, चलिए। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। और एक मैं मज़ेदार इस बात की है कि इस क्लास में बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन करने वाले हैं, जो कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में बच्चों संबंध होता है। वो होता है F बराबर R/2। इस रिलेशन को हम लोग आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, चलिए। तो खैर आपका जो सिलेबस है बच्चों 10th का, 10th लेवल पे इसका डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ इसको। यहाँ पर बेटा एक आपका हमने कंसीडर किया हुआ है कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, और ये बच्चों है पोल यानी ध्रुव। इधर है फोकल पॉइंट यानी फोकस बिंदु,
और इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ बच्चों कर्वेचर। यहां से एक मैंने रे दिया हुआ है। ठीक है, जो ये रे है इंसिडेंट रे है, ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, और ये कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो जब भी इसका रिफ्लेक्शन होगा, स्ट्राइक करेगी मिरर से, अवतल दर्पण से, ये तो हमेशा फोकल पॉइंट से होकर क्या होगी, गुजरेगी। ठीक है, ये वाली बच्चों जो डिस्टेंस है अपने पास वो स्मॉल एफ होता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि फोकस बिंदु और पोल के बीच या ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को बच्चों बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं यहां से सेंटर से, एक चीज आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो वक्रता केंद्र होता है उससे इस मिरर के किसी भी पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं ना, हमेशा वो नॉर्मल होता है, हमेशा लंब होता है उस मिरर पर। ठीक है, और जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से लंबवत आकर टकराती है ना, तो जिस पथ पर वो आती है उसी पथ पर रिट्रीट भी होती है, वापस भी जाती है। ठीक है, TIR की घटना यहाँ पर बच्चों 100% TIR की घटना नहीं होती, क्योंकि पाथ को वो चेंज नहीं करती, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है, जिस पथ से आती है उसी पथ पे वापस चली जाती है। ठीक है, चलो तो इसको हमने मिला दिया। यहां से हमने क्या किया बच्चों, यहां से हमने क्या कर दिया, मिला दिया इसको। सॉरी, ये पॉइंट अब मान लेते हैं आपका M है, इसको थोड़ा सा इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, चलो यहां पर बेटा ये आपका लंब होगा। आप जानते हैं, हमने बताया है आपको बहुत अच्छे तरीके से कि जो आपतन कोण होता है बच्चों, वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बनने वाला एंगल होता है, कोण होता है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो ये वाला एंगल बच्चों कितना होगा, थीटा आई होगा। और ये परावर्तित किरण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण और अभिलंब या रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया, अल्फा, एंड दिस एंगल इज ट्रीटेड एज बीटा, सपोज इसको हमने बीटा मान रखा। ठीक है, चलो अब परावर्तन के नियम से बच्चों, परावर्तन के नियम से यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आप जानते हैं कि हमेशा परावर्तन के नियम से जो आपतन कोण होता है बच्चों, वो परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है, थीटा आई बराबर थीटा आर होता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, क्या हमने लिख सकते हैं, थीटा आई बराबर थीटा आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो समांतर रेखा है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो क्या एकांतर कोण से थीटा आई अल्फा के बराबर नहीं होगा क्या, थीटा आई बराबर अल्फा, क्यों, बिकॉज अल्टरनेट एंगल यानी इसको आप बोल सकते हैं एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं थीटा आई बराबर अल्फा है, तो क्या अल्फा थीटा आर के बराबर नहीं होगा क्या हम यहाँ पर अल्फा बराबर थीटा आर नहीं लिख सकते क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम समीकरण 1 और 2 को क्या देखते हैं कि थीटा आई बराबर अल्फा है, यहाँ पर थीटा आई थीटा आर के बराबर है, तो एट द प्लेस ऑफ थीटा आई वी कैन राइट दिस इज अल्फा, देयरफॉर अल्फा बराबर व्हाट, थीटा आर। इक्वेशन नंबर 3 सपोज अल्फा बच्चों किसके बराबर हो गया, थीटा आर के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट एंगल से थीटा आई अल्फा के बराबर है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से थीटा आई थीटा आर के बराबर है, तो एट द प्लेस ऑफ थीटा आई वी कैन राइट दिस इज अल्फा। अब ये किसी एक ट्रायंगल है, ये CMF, इन ट्रायंगल CMF इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स जो होती हैं, सामने की जो साइड्स होती है बच्चों, वो इक्वल होती हैं, यानी बराबर कोण के सामने की भुजा आपस में क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो इसके सामने की भुजा बच्चों ये है और इसके सामने की भुजा ये है। अगर मैं बात करूं कि जो आपका मिरर है वो बहुत छोटे द्वारक का है, दैट इज तो ऑपरेटर्स जो इसका द्वारक है बच्चों बहुत छोटा है मिरर, तो इसके लिए बच्चों ये जो पॉइंट M होगा वो क्या M पॉइंट P पर लाई नहीं करेगा। अब अगर मैं इसको बहुत छोटा करते जाऊं तो ये वाला पॉइंट
m जो होगा वो कहाँ चला आएगा, fp p पर, ठीक है। इस केस में बेटा क्या हमारा fm क्या fp के बराबर नहीं होगा क्या? तो अगर यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, लिख सकते हैं यहाँ पर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो जब भी बेटा छोटा होगा तो यहाँ पर जो fm होगा वो fp के क्या होगा, बराबर होगा। तो हेयर fm बराबर बच्चों हो जाएगा fp। इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 आप लिख सकते हैं, ठीक। fm fp के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जरा मुझे बताएंगे यहाँ पर CF किसके बराबर है बेटा? CF जो है वो क्या FM के बराबर नहीं क्या? क्या हम CF को FM के बराबर नहीं लिख सकते क्या? क्यों? क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसके सामने ये भुजा है, इसके सामने ये भुजा है, तो दोनों आपस में क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। अब जरा मुझे बताएंगे क्या मैं CP को क्या लिख सकता हूँ? CP बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? CP को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, CF प्लस FP। तो CP बराबर CF प्लस में FP, इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन 5 ये 6 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर जो बच्चों CP हुआ उस CP को हमने लिखा दो पार्ट में डिवाइड करके CF प्लस FP, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों जो CF है वो FM के बराबर है, और यहाँ आप FM देख रहे हैं FP के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 समीकरण से आप क्या लिख सकते हैं कि CF बराबर FP के लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन 7। तो यहां पर CP बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, CF FP की जगह पर CF की जगह पर क्या मैं FP लिख सकता हूं क्या? तो CF की जगह पर आप FP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो FP प्लस में हो जाएगा FP, ठीक बात है। तो CP बराबर बच्चों हो जाएगा 2FP। तो यहां से आप FP की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा CP/2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8, ठीक बात है। FP बराबर हो जाएगा CP/2, ठीक है। अब यहां पर जरा मुझे बताइए क्या FP किसके बराबर है? FP को हम क्या नहीं लिख सकते, माइनस ऑफ F। साइन कन्वेंशन हमने अभी नहीं बताया है, तो इसके आगे हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करेंगे कि पोल से जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस हैं वो हमेशा नेगेटिव होती हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे या आपतित किरण की दिशा में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो पॉजिटिव होते हैं। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। तो बच्चों आप या सिंपली बोल सकते हैं कि ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां नेगेटिव होती है। तो F जो है वो लेफ्ट साइड में ही पड़ रहा है, तो FP माइनस F होगा। क्या CP को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस R नहीं लिख सकते क्या? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और फोकल पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जी आप यहाँ पर FP की जगह पर माइनस F लिख सकते हैं, और CP की जगह पर आप लिख सकते हो बच्चों माइनस का R/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से F बराबर R/2 ये रिलेशन होता है कि F बराबर R, यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो आई होप ये आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है उस सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया हो। क्लास को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं अगली क्लास में कुछ और एनर्जी के साथ में आपको जो भी कंटेंट है बिल्कुल दमदार कंटेंट देने का प्रयास करूँ। वैसे कंटेंट तो मेरा दमदार होता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप 110% मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपको भविष्य में देख के, मैं ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल जितने भी नई चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मैं डे टू डे अपडेट अपने आप को करता रहता हूँ और उस कंटेंट में कुछ वहाँ पर मिक्सअप करता रहता हूँ, ताकि भविष्य में जो भी आप चीज़ की तैयारी करें उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत न पड़े, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कंटेंट के साथ।
कल हम लोग इस टॉपिक पे जो आपका रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है F बराबर R/2, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी साइन कन्वेंशन कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, बिल्कुल पढ़ाई करते रहेंगे मस्त तरीके से। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।